नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आपने एक शेर सुना होगा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में नौकरशाहों के रहे, जिनके ऊपर दारोमदार था कि वो राज्य के कानून की रक्षा करें, राज्य के भविष्य को संवारें, लेकिन उन्होंने ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, अब उनका जब पर्दाफाश हो रहा है तो लोग हैरान हैं कि आखिर किस तरह से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे बड़े पदों पर जाने वालों के लिए सीजीपीएससी के माध्यम से और टामन सिंह सोनवानी उनकी पूरी गैंग ने जो काम किया, वो चार्जशीट अब सार्वजनिक हो चुकी है। उस चार्जशीट में लिखी हुई बातों पर यदि आप यकीन करें और जो जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं, सीबीआई जांच के बाद जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, उन्हें जानने समझने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के वो 5 साल कैसे बीते होंगे, जब महादेव सट्टा से लेकर गांजा तस्करी में पुलिस वाले ही लगे हुए थे। बिलासपुर में ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि किस तरह से जीआरपी में सेवारत 3 आरक्षकों ने अपनी ड्यूटी और वर्दी को दांव पर लगाकर करोड़ों रुपए गांजा तस्करी से बनाए। आज वो बर्खास्त हैं। जैसे टामन सिंह सोनवानी, वो तो सीजीपीएससी के चेयरमैन थे, भूपेश बघेल के सचिव थे। इसी तरह परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, इन्होंने दर्जनों अवैध रजिस्ट्रियां कराई, खूब प्रॉपर्टियां बनाई। इसी तरह उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर, इनकी भी करतूतों का भांडा फूटा है। राजनांदगांव उसके अलावा जहां इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई और जिस तरह से अपने अवैध संबंधों के कारण सीजीपीएससी में फर्जी नियुक्तियां करवाई, अपने अपात्र रिश्तेदारों के लिए उन्होंने जो कुछ किया, इस बारे में हमने पहले बहुत कुछ बताया है। आज मैं कुछ नई बात करूंगा, नए खुलासे करेंगे जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है वो अंतिम नहीं है, इसके बाद कुछ और तथ्य सामने आने वाले हैं। सीबीआई के चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उद्योगपति कारोबारी श्रवण कुमार गोयल, उसके बेटे शशांक गोयल के अलावा भूमिका, नितेश, साहिल और ललित गणवीर ने यह साजिश रची है। इसके तहत वे आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और पीसी अधिनियम 1988 जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है, उसकी धारा 7 और 12 के आरोपी हैं। आरती वासनिक को लेकर फिलहाल जो जांच चल रही है, उस जांच से पहले ही हमने बताया था कि किस तरह से राजनांदगांव के आसपास दर्जनों रजिस्ट्रियां करवाने में आरती वासनिक शामिल रही, वो अवैध प्रॉपर्टी बनाने में शामिल रही। ये वो दौर था जब वो परीक्षा की नियंत्रक थी और पेपर लीक करवा रही थी। इस पेपर लीक वाली जानकारी को भी हमने पहले आपसे साझा किया है, किस तरह से ललित गणवीर की निकटतम रिश्तेदार मीनाक्षी गणवीर के ठिकाने पर वो लीक पेपर पढ़वाए जाते थे, प्रैक्टिस करवाई जाती थी। इसी दौर में आरती वासनिक ने खूब प्रॉपर्टियां बनाई थी। ललित गणवीर ने भी राजनांदगांव के अपने खंडर और पुराने जर्जर मकान को आलीशान बंगले का रूप दिया था। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि टामन सिंह सोनवानी के आदेश पर ही प्रश्न पत्र बजरंग इस्पात के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल तक पहुंचाए गए थे। श्रवण ने इन्हें अपने बेटे शशांक और बहू भूमिका कटियार को दे दिया। बाद में दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए और अखबारों में और मीडिया के माध्यम से उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी। चार्जशीट में यह भी लिखा हुआ है कि टामन सिंह सोनवानी और आरती वासनिक ने मेर्सेस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छपवाए गए सभी 7 क्वेश्चन पेपर की समीक्षा और अनुमोदन किया था। टामन सिंह सोनवानी जो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक पूरे 1 साल नए नए मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल के सचिव थे, यानी आंख नाक कान और पूरा ब्रेन वही थे, जो प्रशासनिक कार्यों को देखा करते थे। वहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर उनका संरक्षण पाकर वो सीजीपीएससी के चेयरमैन बने। गौर करने वाली बात है कि भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल भी इसी सीजीपीएससी के माध्यम से सहायक प्रोफेसर बनती हैं। तब भी उंगलियां उठी थी, लेकिन सत्ता की खुमारी ऐसी चढ़ी थी कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। मीडिया से लेकर समस्त प्रशासनिक अमले पर भूपेश बघेल का ऐसा दहशत था कि वो बात
तब दबा दी गई थी, लेकिन अब जब जांच हो रही है तो पर्दे एक एक करके उतर रही है। आप सोचिए यदि सीबीआई जांच नहीं होती तो ये सब जानकारियां खुलकर सामने नहीं आती। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सीजीपीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और पुराने पापों की सीबीआई जांच होगी। और इसी जांच में पता चला है चेयरमैन रहते टामन सिंह सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों और उद्योगपति के रिश्तेदारों को एक ही परीक्षा सेंटर में बिठा दिया। 8 मार्च 2022 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। इसमें 2548 अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा के लिए चयनित हुए, जिसमें शशांक गोयल, भूमिका कटियार, नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी शामिल थे। इन्होंने मेंस के लिए आवेदन किया। उन्हें वही रोल नंबर दिया गया जो प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया था। चारों ने जे.आर. दानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल काड़ीबाड़ी चौक रायपुर में मुख्य परीक्षा सेंटर में दिखावे के लिए एग्जाम दिया। 15 मई 2022 को मेंस का प्रवेश पत्र जारी हुआ था। मुख्य परीक्षा के परिणाम में 509 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इंटरव्यू के बाद जैसे ही फाइनल रिजल्ट 11 मई 2023 को जारी हुआ, जिसमें 170 लोगों का चयन हुआ। शशांक, भूमिका और नितेश का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए, जबकि टामन सिंह सोनवानी के सुअर बेचने वाले भतीजे का चयन डीएसपी के लिए हुआ। फाइनल रिजल्ट में टामन सिंह सोनवानी और सीजीपीएससी के सदस्य प्रवीण वर्मा के दस्तखत थे। सीबीआई जांच में एक और बड़ा अहम खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि सीजीपीएससी 2021 में मेरिट सूची में गड़बड़ी करवाने के लिए सीधे तौर पर नियमों को ही बदल दिया गया। सुअर बेचने वाले अपने भतीजे साहिल का सिलेक्शन करवाने के लिए टामन सिंह सोनवानी ने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। बकायदा इसके लिए 14 जुलाई 2021 को टामन सिंह सोनवानी की अध्यक्षता में सदस्यों के साथ एक बैठक हुई और नियमों को बदल दिया गया। बदले हुए नियम के अनुसार सोनवानी ने सीजीपीएससी के भर्ती नियमों में रिलेटिव यानी रिश्तेदार शब्द को फैमिली यानी परिवार शब्द में बदल दिया और फैमिली की परिभाषा से भतीजा शब्द ही हटा दिया। इस तरह से टामन सिंह सोनवानी के भतीजे साहिल को डीएसपी बनाया गया। इतना ही नहीं, अपने बेटे नितेश और बहू को भी डिप्टी कलेक्टर बना दिया। फर्जीवाड़े से पेपर लीक करवाकर उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक और उनकी बहू भूमिका कटियार को भी डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों फर्जीवाड़े में शामिल अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र जे.आर. दानी स्कूल रायपुर में ही रखवाया गया। ये पूरा फर्जीवाड़ा उस समय की राज्य सरकार के जानकारी में हुआ था, क्योंकि बिना राज्य सरकार की सहमति से सीजीपीएससी के किसी भी नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि टामन सिंह सोनवानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद खासम खास उनके सेक्रेटरी रहे थे, इसलिए उनके साथ इस तरह का फर्जीवाड़ा करना, इस तरह का छल करना बहुत आसान था और ऐसा ही हुआ। नियमों को बदल दिया गया। ये वो बातें हैं जो चार्जशीट में आ चुकी है, आगे बहुत कुछ आने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध सीजीपीएससी स्कैम को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसमें भाजपा के नेता गौरी शंकर श्रीवास और उज्जवल दीपक जैसे नेताओं की अहम भूमिका रही थी, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर धरना तक दिया था। और हमारी मांग है, तो फिर से मैं दोहराता हूँ, जब तक इस विषय का सीबीआई जांच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के प्रदेश के सारे अधिकारी इसमें लिप्त है, इसलिए सरकार जांच नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने आकर लगातार कहते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है, बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के जिस प्रकार से क्लीन चिट दिया जा रहा है सत्ताधीशों के द्वारा, साफ अंकित होता है कि सभी के हाथ इस स्कैम में रंगे हुए हैं। आप गौर करें, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और भूपेश बघेल के द्वारा ही टामन सिंह सोनवानी चेयरमैन बनाए गए थे। भूपेश बघेल के द्वारा ही शराब घोटाले की नीतियां बदली गई थी, जिसके उस समय के मंत्री कवासी लखमा इस वक्त जेल में हैं। भूपेश बघेल के ऊपर महादेव सट्टा वाले मामले में भी एफआईआर है। यानी कुल मिला के जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पूरे अपराध की सुई भूपेश बघेल के ऊपर जा रही है। ऐसे में हम मान सकते हैं देर सवेरे भूपेश बघेल भी जेल जा सकते हैं। इस तारीख की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब सत्ता शीर्ष पे बैठा हुआ मुखिया ही इतने सारे घोटालेबाजी में संलिप्त रहा होगा, तो उस समय सुरक्षा में लगे जवान भला गांजे की तस्करी करके 1.5-2 करोड़ रुपए कैसे नहीं बनाते होंगे। बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने जो एक ताजा जानकारी दी है, उसके अनुसार बीते साल विधानसभा चुनाव के पहले 23 अक्टूबर को जीआरपी के आरक्षक योगेश सोंधिया
और रोहित द्विवेदी से 20 किलो गांजा जब्त हुआ था। दोनों के खिलाफ जीआरपी थाने में अपराध दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया कि विधानसभा चुनाव के पहले 23 अक्टूबर को गांजा तस्करी करने वाले योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी से 20 किलो गांजा जब्त किया गया था। जब पुलिस ने अपने स्टाइल में उनसे पूछताछ की तो पता चला कि जीआरपी में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर, मन्नू प्रजापति और सौरभ नागवंशी भी गांजे का कारोबार करते थे। फिलहाल वे चारों जेल में बंद हैं। इन्हें पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हें लेकर बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि इन बर्खास्त आरक्षकों ने सीधे खाते में पैसे लेने के साथ यूपीआई से भी रुपए लिए थे। उन आरक्षकों ने अपने और परिवार वालों के नाम कई यूपीआई अकाउंट बना रखे थे। ये सभी यूपीआई नंबर सीधे लाखों रुपए के लेन देन से जुड़े हुए थे। जीआरपी के 4 कांस्टेबल इस अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए थे। गांजे की तस्करी में बाहर से गांजा अपराधियों से मंगाया जाता था और उसको सेल किया जाता था, अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था। उससे जो प्रॉपर्टी बनाई गई है वो सारी प्रॉपर्टी अभी जो विवेचना अधिकारी हैं और जो हमारे अधिकारियों की टीम है, इनके अथक परिश्रम से यह आज जब्त की जा रही है। लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यानी कुल मिलाकर सिस्टम की रक्षा के लिए लगे हुए ये आरक्षक जो खुद गांजा तस्करी करते थे, युवा थे, इन्हें अच्छी तरह से पता था कि यूपीआई से लेन देन का क्या अर्थ होता है। कोई डर तो था नहीं, इसलिए बड़े आराम से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रिश्वत के लिया करते थे, जो पूरी तरह उजागर हो चुका है। ऐसे हालात तब होते हैं जब नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार हावी रहे। सिस्टम के मेंटेनेंस में लगे हुए लोग ही यदि चोर बन जाएं, डकैत बन जाएं, सिस्टम को लूटने लगे, आम जनता की गाड़े पसीने की कमाई यानी टैक्स से जो उन्हें पगार मिलती है उसका अंजाम ऐसे अपराधों में लगाएं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात तब कैसे रहे होंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या बदला? छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1 साल से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। विष्णु देसाई मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक पावरफुल मिनिस्टर ओपी चौधरी हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि अक्सर धरना प्रदर्शन देने वाले ओपी चौधरी के बंगले के बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही हालात सुबह सुबह 5 बजे हुए भोर अंधेरे ठंड में अचानक सैकड़ों की संख्या में बीएड के बर्खास्त शिक्षक ओपी चौधरी के बंगले के बाहर आ गए अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगे भी काफी जायज है। उनका कहना है कि जिन 2897 बीएड शिक्षकों को बिना किसी अपराध के बर्खास्त किया गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त किया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। जिनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया 2023 से शुरू हुई थी और ज्वाइनिंग विष्णु देसाई सरकार के समय हुई थी, तब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश उनके खिलाफ में आता है। बीएड वाले वो सरकारी टीचर जहां नौकरी कर रहे हैं उन्हें पद से हटा दिया जाए, उनकी जगह डीएड वालों की भर्ती होती है। यह आदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था। यहाँ राज्य सरकार की भले से कोई गलती ना हो, लेकिन बेरोजगारों की मांगे भी बेहद जायज है। जब वो कानून को हाथ में लेने के लिए आते हैं तब कानून का वहां डंडा चलता है और राजनीति भी होती है। ऐसे ही हालात ओपी चौधरी के बंगले के बाहर देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, उन्होंने पहले तो 14 दिसंबर से अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल यात्रा करते हुए इसे अनुनय यात्रा का नाम दिया। 19 दिसंबर को जैसे ही यह यात्रा रायपुर पहुंची, धरना स्थल तूता में इन्होंने धरना देना शुरू किया। 26 दिसंबर को पहले सामूहिक मुंडन कराया, जिसमें महिला शिक्षकों ने भी अपने बाल कटवाए। 28 दिसंबर को मुंडन के बाद यज्ञ और हवन करते हुए प्रदर्शन किया। उसके बाद जल समाधि की कोशिश की, पुलिस ने वहां किसी तरह बलपूर्वक उन्हें हटाया। इसी तरह चरणबद्ध आंदोलन करते हुए 1 जनवरी को बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। वहां भी कुछ लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। अलग अलग कर्मचारी संगठनों से इस आंदोलन को समर्थन मिलता रहा, लेकिन इसके बाद अब यहाँ राजनीति की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू
साहू धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं और उसके अगले ही दिन यानी 18 जनवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर चुपचाप हो हंगामा शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में सरकार के सामने भी धर्म संकट वाली स्थिति है। कोई ना कोई विकल्प तो निकालना होगा। बेरोजगारों की आवाज को जिस तरह से पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने दबाने की कोशिश की, प्रतिभाओं के साथ छल किया, जिस तरह से सीजीपीएससी के मेरिट में घोटाला हुआ और व्यापम की भर्तियों में भी व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, जिस तरह से जमकर लेन देन हुआ, शराब कोयले से लेके गोबर तक सारे घोटाले के कर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसे राजनीति की विडंबना ही कहा जाए। जो खुद घोटाले में फंसे हैं और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया, आज वही युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही विडंबनाओं के कारण अच्छे लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करते। लोग सब समझते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। आम जनता जो छल प्रपंच से दूर रहती है, ऐसे राजनेताओं से भी दूर रहती है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज कुछ और कल कुछ बात होती है। नेताओं को लेकर अनेक व्यंग्य बनाए गए। नेता की बात और गधे की लात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।